वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हमारे इस चैनल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज हम एक नई सीरीज की शुरुआत करना चाहते हैं और उस सीरीज को उसका पहला वीडियो आपके सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। हम लोगों ने देखा है और कई लोगों के कमेंट्स फीडबैक से हमको लगा है कि काफ़ी लोगों की डिमांड है कि क्यों ना हमारी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए, हमारी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो या कोई और एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए जो स्टैटिक पोर्शंस हैं, स्टैटिक पोर्शंस का मेरा मतलब है जैसे कि हिस्ट्री हो सकता है, जैसे स्टैटिक पोर्शन में इकोनॉमी हो सकता है, स्टैटिक पोर्शन में ज्योग्राफी हो सकता है, स्टैटिक पोर्शन में एनवायरमेंटल साइंस हो सकता है, और हिस्ट्री में भी अगर आप देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री हो सकता है, मेडिवल हिस्ट्री हो सकता है, मॉडर्न हिस्ट्री हो सकता है। इन सभी टॉपिक्स पे भी हम कोशिश करेंगे कि एक एक करके हाई क्वालिटी वीडियोस आप सभी तक हम पहुंचा सकें। और इस क्रम में जिस वीडियो से या जिस सब्जेक्ट से या जिस टॉपिक से हम आपके साथ मिलकर शुरुआत करना चाहते हैं वो है एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन काल इतिहास या प्राचीन इतिहास। एंशिएंट हिस्ट्री ही क्यों दोस्तों? मुझे ऐसा लगता है यूपीएससी की तैयारी से और उसके बाद तक और आज तक मैं कहूंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री, पर्टिकुलरली हिस्ट्री में एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेहद ही रोचक बनाया जा सकता है। अगर एंशिएंट हिस्ट्री को आप प्रॉपर डिटेलिंग के साथ, प्रॉपर फैक्ट्स के साथ, प्रॉपर अच्छे ग्राफिक्स के साथ और एक ल्यूसिड और स्टोरी टेलिंग वे में अगर आप प्रेजेंट करें तो वो एंशिएंट हिस्ट्री जिससे जनरली लोग भागते हैं। और जब यूपीएससी की मैं तैयारी कर रहा था तो मुझे भी शुरू में एंशिएंट हिस्ट्री बेहद ही चैलेंजिंग लगा। इनफैक्ट जब एक चैप्टर आप इसका पढ़ेंगे और एक चैप्टर पढ़ने के बाद आप दूसरे चैप्टर पे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं पहला चैप्टर पूरी तरह भूल गया हूं। लेकिन जब बुक्स को 3, 4, 5, 6 बार आप पढ़ना शुरू कर देंगे और चीजें आपके माइंड में धीरे धीरे एनग्रेव, एम्बेड होना शुरू हो जाएंगी, हिस्ट्री की आपकी समझ धीरे धीरे इवॉल्व होना शुरू होगी। और जब आप सभी चीजों को पूरी तरह एक सूत्र में पिरोना शुरू कर देंगे, जो इवेंट्स हुए हैं, डेट्स हुई हैं, डिफरेंट वॉर्स हुए हैं, डिफरेंट डायनेस्टीज हुई हैं, डिफरेंट किंगडम्स हुए हैं, ज्योग्राफिकली जिस तरीके से हिस्ट्री इवॉल्व हुई है, फैली हुई है, उसको जब आप समझना शुरू कर देते हैं तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट कोई हो ही नहीं सकता दोस्तों। तो इसीलिए ये ऐसा सब्जेक्ट जो जनरली लोगों को, कैंडिडेट्स को थोड़ा सा रूखा, थोड़ा सा जिसमें इंटरेस्ट कम आता है, या ऐसा चैलेंजिंग सब्जेक्ट जो जनरली याद नहीं रहता है, हमें लगता है कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। और इसी क्रम में आज का जो हमारा चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का पहला चैप्टर है और हमारी कोशिश रहेगी कि अगले 2 से 2.5 महीने में हम पूरी एंशिएंट हिस्ट्री को तोड़ के, ब्रेक करके लगभग 15 से 20 लेक्चर्स में आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे उसमें 2 या 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला, एक तो फैक्चुअल एक्यूरेसी हो, मतलब जो तथ्य हम आपको बताएं कोशिश करें कि ऑथेंटिक सोर्सेस पर आधारित हो, सही हो, उसको चेक अच्छे से किया गया हो। दूसरा, रेलिवेंस का मतलब है कि जो तथ्य हम आप तक पहुंचाएं, जो मटेरियल आप तक पहुंचाएं, जो फैक्ट्स आप तक पहुंचाएं, वो ऐसे फैक्ट्स हों जो आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने में, आपके इस सब्जेक्ट के बारे में इंटरेस्ट डेवलप करने में और आपके एग्जाम प्रिपरेशन में, चाहे वो प्री हो, मेंस हो या उसके बाद मैं कहूंगा इंटरव्यू हो, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एंशिएंट हिस्ट्री के जब आप फील्ड जॉब में आ जाते हैं तब भी कहीं ना कहीं आप पुरानी चीजों से कनेक्ट अपने आप को कर पाते हैं। जैसे अभी मैं चंदौली में पोस्टेड हूं, काशी या बनारस के पास पोस्टेड हूं, तो जब मेरी पोस्टिंग हुई तो सबसे पहले मुझे काशी या बनारस एरिया, इनफैक्ट चंदौली भी पहले काशी का ही पार्ट था, बनारस का ही पार्ट था, इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस मुझे सबसे पहले याद आती है। तो इस वजह से एंशिएंट हिस्ट्री मुझे ऐसा लगता है, चाहे मेडिवल हो चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो, सभी जो इतिहास है, हिस्ट्री है, वो शुरुआत से लेके लास्ट तक किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये तो रही एंशिएंट हिस्ट्री की बात। हम कोशिश ये भी करेंगे कि करंट अफेयर्स के टॉपिक्स, उसके साथ बाकी जो आपकी प्रिपरेशन के लिए टॉपिक्स हैं, उनको आप तक पहुंचाते रहें। साथ ही साथ हमारा जो काम है
एज एन आईएएस जो आप डेली रूटीन में करते हैं, चाहे वो इलेक्शंस कंडक्ट करवाना हो, चाहे वो न्याय आपके द्वार हो, चाहे वो अवैध निर्माण या इलीगल एनक्रोचमेंट को डिमोलिश करवाना हो, या रेवेन्यू डिपार्टमेंट से रिलेटेड काम हो, या मैजिस्ट्रेसी रिलेटेड काम हो, उन सब तक भी समय समय पर आप तक पहुंचाते रहें। और उसका कारण यही है दोस्तों कि जब आप एक ऑफिसर की रियल लाइफ को देख पाएंगे, मुझे लगता है किसी एग्जाम की तैयारी के लिए उससे बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के इस पहले लेक्चर से। अच्छा, इससे पहले हम एंशिएंट हिस्ट्री की डिटेल्स में जाएं दोस्तों, जितनी भी हमारी प्रेजेंटेशंस हैं, वीडियोस हैं, इन सभी की पीडीएफ पीपीटी आप अगर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे उस वीडियो के, तो वहां पर आप बखूबी एक लिंक पाएंगे। उस लिंक को आप क्लिक करेंगे, वहां से आप उस पीडीएफ और पीपीटी को प्रॉपर्ली डाउनलोड कर पाएंगे। और उसका फायदा यही होगा कि उस पीडीएफ और पीपीटी को आप अपनी याददाश्त के लिए, रिवीजन के लिए, नोट्स बनाने के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काम में ले पाएंगे। साथ ही साथ जो भी हमारी प्रेजेंटेशंस होंगी वो सभी प्रेजेंटेशंस कलर कोडेड होंगी। कलर कोडेड का मतलब उसमें जितने इंपॉर्टेंट नाम हैं उनको हाईलाइट किया होगा, जितने इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं उनको अलग से हाईलाइट किया होगा डिफरेंट कलर से, जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उनको अलग से हाईलाइट किया होगा, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं, उन सभी को अलग अलग कोड में हाईलाइट किया होगा दोस्तों। क्योंकि हिस्ट्री अगर आपका इंटरेस्ट इसमें ना हो तो काफी मोनोटोनस हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश की है कि प्रेजेंटेशन के साथ ये वीडियो आपको हिस्ट्री को बहुत ही ल्यूसिड तरीके से स्टोरी के माध्यम से सारे फैक्ट्स, फिगर, ग्राफिक्स के साथ प्रेजेंट किया जाए। और मुझे पूरा विश्वास, इनफैक्ट ये ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद ने देखा जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था, कि जब हिस्ट्री आपको समझ आने लगती है तब उसमें एक्चुअली आपका इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। और जब आप एंशिएंट हिस्ट्री को आज क्या हो रहा है उन इवेंट से जोड़ना शुरू कर देते हैं, तब मुझे लगता है आप एंशिएंट हिस्ट्री को या पूरी हिस्ट्री को एक बेहतर तरीके से अप्रिशिएट कर पाते हैं दोस्तों। और तब आपको लगता है कि आज अगर इंडिया जिस हालात में है वो कहां से शुरुआत हुई, क्या क्या इवेंट्स हुए, कौन कौन से किंगडम्स आए, कौन कौन से एम्पायर्स थे, क्या फॉरेन इन्वेजन्स हुए, सोशो कल्चरल पॉलिटिकल लाइफ पे क्या फर्क पड़ा, और आज हम जहां हैं वहां क्यों हैं। और इनफैक्ट अगर आपको हिस्ट्री की समझ अच्छी डेवलप हो जाती है तो आप अपना फ्यूचर भी बेहतर प्लान कर सकते हैं। अगर आप अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है वही गलतियां जो हम लोगों ने पहले दोहराई थी वो आज सेम गलतियां हो सकता है हम फिर से दोहराने लगें। तो मुझे लगता है अपनी हिस्ट्री को, अपने कल्चर को, अपने इतिहास को, अपनी सभ्यता को, अपने समाज को जानना बहुत ही जरूरी है। किस तरीके से चीजों की शुरुआत हुई, कैसे वो स्टैब्लिश हुए, कैसे वो फ्लरिश हुए, क्या क्या परिस्थितियां रही, और हो सकता है लास्ट में कई सभ्यताओं का, कई कल्चर्स का किस तरीके से डिक्लाइन हो। ये सारी चीजें जब आप एक सिस्टमैटिक तरीके से एक थ्रेड में अरेंज करके चीजों को समझ लेंगे तो मैं कहूंगा 2 या 3 रिवीजन में आपकी हिस्ट्री इतनी अच्छी तैयार हो जाएगी कि आप प्री के साथ साथ, मेंस के साथ साथ, इंटरव्यू के साथ साथ जो आपका रियल जॉब है या आपकी खुद का जो इंटरेस्ट है, खुद की जो नॉलेज है, खुद की जो समझ है, वो कहीं ज्यादा आप एनहेंस पाएंगे। इनफैक्ट आप किसी कॉन्वर्सेशन में भी एंटर करेंगे तो आप कहीं ज्यादा अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड फील करेंगे, अपने आप को कहीं ज्यादा एम्पावर्ड फील करेंगे। तो दोस्तों, डिटेल में जाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी मैं आपके समक्ष देना चाहूंगा, क्योंकि मैं स्वयं एक हिस्टोरियन नहीं हूं और हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जिसने हमेशा से बहुत डिबेट क्रिएट की है। हिस्ट्री आप किस तरह लिखते हैं, कैसे उसका आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, कैसे उस हिस्ट्री को आप समझाते हैं, कैसे वो ट्रांसमिशन होती है, क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज, थीम्स, फैक्ट्स, फिगर्स को आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, काफी डिबेटेबल हो सकता है ये सब। और जैसा कि होता रहा है, ये हो सकता है कि जो टॉपिक्स, जिस तरीके से फैक्ट्स को या फिगर्स को या इवेंट्स को हम आप तक पहुंचाएं, हो सकता है कुछ चीजों से आप पूरी तरह सहमत ना हो। हमारी कोशिश है कि एंशिएंट हिस्ट्री के 2 सबसे ऑथेंटिक सोर्सेस, पहला एंशिएंट हिस्ट्री बाय
RS शर्मा, जो कि एनसीईआरटी या पुरानी एनसीईआरटी जिसको बोला जाता है और जिसको कॉर्नरस्टोन बोला जाता है इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने के लिए। इनफैक्ट ये सिंगल बुक थी जो मैंने मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान पढ़ी और मुझे लगता है कि दिस इज ए ब्रिलियंट सोर्स एंड वेरी अथॉरिटेटिव सोर्स ऑन एंशिएंट हिस्ट्री। तो सेकंड सोर्स है इसको ऑग्यूमेंट करने के लिए, दैट इज एंशिएंट एंड अर्ली मिडिवल हिस्ट्री बाय डॉक्टर उपेंद्र सिंह। This is an extremely well written book. It has a lot of graphics. उसके अलावा बहुत ही अथॉरिटेटिव एंशिएंट हिस्ट्री और अर्ली मिडिवल हिस्ट्री का अकाउंट आपको इस बुक में मिलेगा। तो जितने भी फैक्ट्स, फिगर्स, इवेंट, जिस तरीके से हिस्ट्री हम प्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा खुद का क्रिएशन नहीं है। हमने कोशिश की है कि इन दो ऑथेंटिक सोर्सेस से जो इंफॉर्मेशन हम निकाल सकें, ग्लीन कर सकें, उस इंफॉर्मेशन को आप तक इंटरेस्टिंग तरीके से पहुंचाते हुए आपके नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश करें, आपको एग्जाम प्रेपरेशन में मदद करने की कोशिश करें। तो अगर आप किसी भी पार्ट से सहमत नहीं हैं, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक दें, हम उस कमेंट को रिव्यू करेंगे और उस पे जो एक्शन पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे कि इमीडिएटली उस एक्शन को हम लें। अगर कोई गलती, कोई गलत फैक्ट उसमें आ गया है तो उस फैक्ट को हम तुरंत सुधारें या उस पर डिस्क्लेमर इशू करें। तो आइए शुरुआत करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास की डिटेल्स जानने से पहले एक बार फिर कोशिश करते हैं समझने की कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, एंशिएंट हिस्ट्री इतना जरूरी क्यों है। कुछ चीजें मैंने आपको पहले बताई और सबसे पहला रीजन मैं कहूंगा एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने का, समझने का, हम सब तक इसकी इंफॉर्मेशन होने का एक बड़ा रीजन है कि हम सबको बहुत इंटरेस्ट होता है हमेशा कि किस तरीके से पुरानी सिविलाइजेशंस, सभ्यता कैसे वो स्टैब्लिश हुई, क्या कंडीशंस रही जिन्होंने उन सिविलाइजेशंस को सपोर्ट किया और कैसे वहां पे जो लोग रहते थे उन्होंने किस तरीके का कल्चर शुरुआत में अडॉप्ट किया। टाइम के साथ वो सिविलाइजेशन, वो लोग, वो कल्चर कैसे ट्रांसफॉर्म हुए, चीजें कैसे चेंज हुई। उसके बाद हर सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है, उसके बाद पीक करती है, फ्लैटन करती है और जैसा कि किसी भी चीज का एक समय आता है उसके बाद वो डिक्लाइन होना भी शुरू हो जाती हैं। और कई सिविलाइजेशंस डिक्लाइन होने के बाद फिर सेकंड प्रोग्रेसिव फेज में एंटर करती हैं और फिर से उनका पुनर्जीवन, मैं जिसे कहूंगा, वापस से या उनका फिर से उदय होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने का यह भी हो सकता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल, अगर आज आप नाम सुने एग्रीकल्चर का, कृषि का, तो आपको बहुत सामान्य सी बात लगेगी, बहुत सिंपल सी बात लगेगी कि एग्रीकल्चर में ऐसा क्या खास है। मैं कहूंगा एंशिएंट हिस्ट्री ही आपको बताता है कि एग्रीकल्चर जैसी चीज, कृषि, एक ऐसा इन्वेंशन रहा है ह्यूमन लाइफ में, सिविलाइजेशन में, जिसने शुरुआती दौर से ही पूरी सिविलाइजेशन को उथल पुथल करके रख दिया। ये एग्रीकल्चर ही रहा जिसने हमारे पूरे सोशल सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम को, पॉलिटिकल सिस्टम को, फॉरेन रिलेशंस को, हायरार्किकल सिस्टम को, सभी को मेजरली इंपैक्ट किया। तो एंशिएंट हिस्ट्री के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्रीकल्चर की शुरुआत कैसे हुई और एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई उससे किस तरीके से सोशल सोसाइटी पे प्रभाव पड़ा, किस तरीके से इकोनॉमिक्स पे प्रभाव पड़ा, किस तरीके से हायरार्की पे प्रभाव पड़ा, किस तरीके से पॉलिटिकल सेटअप पे उसका इंपैक्ट पड़ा। उसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री आपको ये भी नॉलेज देता है कि जो हमारे पुराने नेचुरल रिसोर्सेज थे, हो सकता है वो नेचुरल रिसोर्सेज रिवर हो, क्योंकि अगर आप पुराने सिटीज को देखेंगे तो ज्यादातर सिटीज सी या रिवर के किनारे बसी हुई हैं और इसकी डिटेल्स हम आपको अगले लेक्चर्स में बहुत विस्तार से समझाने की कोशिश करेंगे। तो चाहे रिवर हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे फर्टाइल लैंड हो, चाहे सी हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे मेटल हो, इन सभी चीजों को एंशिएंट सिविलाइजेशंस ने किस तरीके से डिस्कवर किया, एक्सप्लॉइट किया, अपने बेनिफिट के लिए यूज किया, उसके साथ ही साथ किस तरीके से इन सारे रिसोर्सेज को अपनी सिविलाइजेशन, अपने कल्चर, अपने ट्रेड, अपने कॉमर्स को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे कंट्रीज से, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए, फॉरेन कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को स्टैब्लिश करने के लिए
किस तरीके से नेचुरल रिसोर्सेस को यूज में लिया गया, किस तरीके से लोग पुराने जमाने में या शुरुआती दौर में अपना लाइवलीहुड इंश्योर करते थे। लाइवलीहुड का मतलब है कि अपना जीवन अर्जन किस तरीके से लोग करते थे, क्या खाते थे, कैसे कमाते थे और क्या क्या चीजें क्या पहनते थे, कहां रहते थे, कैसे रहते थे, ये सारी चीजें आपको एंशिएंट हिस्ट्री ही बताएगा। और ये सारी चीजें समझना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप ये अप्रिशिएट नहीं कर पाएंगे कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना, जानना, समझना क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप इसकी डिटेल्स पढ़ने लगेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आपको इसमें इतना इंटरेस्ट ना आए। और अक्सर होता यही है, जब तक आपका एंशिएंट हिस्ट्री का इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं, एक किंग के बाद दूसरा किंग, एक जगह के बाद दूसरी जगह, एक डेट के बाद दूसरी डेट, तब आपका कहीं ना कहीं 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ने के बाद लगता है अब बस बहुत हो गया, कितना भी पढ़ लूं याद मुझे कुछ रहता नहीं। इस वजह से ये बहुत जरूरी है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ें तो उस चैप्टर में किस किस चीज पर आपको ध्यान देना होगा। आपको ध्यान देना होगा कि किस तरीके से कल्चर पे उस पर्टिकुलर चीज का इंपैक्ट पड़ रहा है, लोगों की लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, पॉलिटिक्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, सोशल हायरार्की पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, चाहे वो रिलीजन सिस्टम है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, कास्ट सिस्टम उस पर क्या उसका इंपैक्ट पड़ रहा है। तमाम चीजें, कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट होता है, कोई भी बात होती है, उसका इंपैक्ट सिर्फ एक चीज पे नहीं होता। एग्रीकल्चर अगर आप वैसे देखें तो सिंपल सी आपको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी दिखाई देती है, लेकिन अगर आप इसकी डिटेल समझना शुरू कर दें कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो वो है ही है, लेकिन उससे जो मेजर एक ड्रामेटिक सी चेंज आया सोसाइटी में, पॉलिटिक्स में, फॉरेन रिलेशंस में, एक्सचेंज में, वॉर्स में, जब आप उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे तब मुझे लगता है आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आएगा दोस्तों। तो ये 4 या 5 बड़े रीजन मैं कहूंगा कि एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ना जरूरी है। एंशिएंट हिस्ट्री आपको इन सभी चीजों की एक रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग देने के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। चलिए इसके साथ अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हाँ बिल्कुल सही, पहला एक छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने कोशिश करी आप तक हम ये पहुंचाने की कोशिश करें कि एंशिएंट हिस्ट्री अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये अलग अलग एलिमेंट्स को, ह्यूमन लाइफ और सिविलाइजेशन के अलग अलग एलिमेंट्स को किस तरीके से कनेक्ट करता है, एक साथ एक सूत्र में पिरोता है। क्या क्या चीजें जब आप पढ़ें एंशिएंट हिस्ट्री को तो आप उस इंफॉर्मेशन में देखें ये चीज हुई, इसका क्या इंपैक्ट सोसाइटी पे है, क्या इंपैक्ट इकोनॉमी पे है, क्या इंपैक्ट लोगों पे है, क्या इंपैक्ट वॉर्स पे है, क्या इसका इंपैक्ट किंगडम्स पे है, क्या इंपैक्ट इसका रिलीजन पे है, क्या इंपैक्ट इसका फॉरेन रिलेशंस पे है, क्या इंपैक्ट इसका कास्ट सिस्टम पे है और किस तरीके से लोगों के बीच की डायनामिक्स की वजह से चेंज हुई। ये सारी चीजें जब आप कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट को एनालाइज करें, ये सारी चीजें जब आप देखना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है हिस्ट्री आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाएगी। चलिए तो इससे पहले हम इंडिया या हिंदुस्तान या भारतवर्ष इसके बारे में, इसकी एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में और जानने की कोशिश करें। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि जो भारतवर्ष, जो प्राचीन नाम रहा है हमारे देश का, उसकी शुरुआत कैसे हुई। भारतवर्ष अगर आप इसको शुद्ध रूप से देखें तो भारतवर्ष का मतलब है कि ऐसा एक एरिया जो कि 9 अलग अलग खंडों में विभाजित हो, 9 अलग अलग डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, डिवाइडेड हो, इसीलिए इसका नाम खंडाज रखा गया है। और ये जो खंड हैं, ये खंड जैसे प्राचीन जो लिटरेचर है उसमें लिखा गया है कि ये सभी 9 खंड समुद्र से अलग अलग या सी से सेपरेटेड हुआ करते थे। तो भारतवर्ष 9 खंड, सभी 9 खंड अलग अलग सी से या सी के थ्रू आपस में एक दूसरे से अलग अलग प्लेस थे, डिवाइडेड थे। अगर आप पुराना इतिहास देखें, हमारी एंशिएंट हिस्ट्री देखें, तो कोई भी अगर कहता है भारतवर्ष, कोई भी कहता है इंडिया, कोई भी कहता है हिंदुस्तान, तो उसका मतलब सिर्फ आज का जो मॉडर्न इंडिया है या जो इंडिया आज जिसमें हम रह रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं या मैप में जो आप देखते हैं वो इंडिया नहीं है। अगर आप भारतवर्ष की बात करें, आप इंडिया की बात करें, तो वो सारा इंडिया एक्चुअली जितना हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और कुछ हद तक मैं कहूंगा श्रीलंका। इन सभी कंट्रीज की जो कंटिजियस लैंड फॉर्म है, सभी जब एक साथ मिलकर आते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एड्रेस किया गया है पुराने लिटरेचर में भारतवर्ष से, हिंदुस्तान से या फिर इंडिया से। उसके बाद जब डिवीजन हुए, जब ब्रिटिश रूल आया, उसके बाद जब कंट्रीज अलग अलग हुए, इंडिपेंडेंस मिली, तो यही कंट्रीज फिर अलग अलग कंट्रीज बन गए। लेकिन जहां तक एंशिएंट इंडिया की बात है, भारतवर्ष की बात है, हिंदुस्तान की बात है, तो उस वक्त लिटरेचर और रियलिटी यही थी कि पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट रेफर किया जाता था जब भी हम इंडिया के बारे में, भारतवर्ष के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बात करें दोस्तों। और यह भी आप समझ लें, जैसा मैंने कहा, भारतवर्ष में 9 अलग अलग खंड थे, सभी सी से डिवाइडेड थे। सी का मतलब किसी ना किसी बैरियर से डिवाइडेड थे। सी का मतलब फिजिकल सी हो सकता है, ना हो, लेकिन इसमें जो कॉमन थ्रेड था, जो ऐसा धागा जिसने इन सभी 9 खंडों को जोड़ा हुआ था, वो था सभ्यता, कल्चर, सिविलाइजेशन। इन सभी 9 खंडों का कल्चर कहीं ना कहीं एक रूप था, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें समरसता थी। शायद आप उस वक्त के पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान से इंडिया में उस वक्त ट्रैवल करें तो शायद आपको पता ही ना चले कि मैं एक एरिया से दूसरे एरिया में जा रहा हूं। इस तरीके से अगर आप इंडिया से बांग्लादेश में जाएं, इंडिया से आप नेपाल में जाएं, तो हो सकता है आपको बिल्कुल भी ना पता चले कि मैं एक देश छोड़ रहा हूं और दूसरे देश में प्रवेश कर रहा हूं। तो कुल मिला के जो समझने वाली बात है वो ये है कि भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान का मतलब है कल्चरल होल, मतलब एक कल्चर जिस पूरे एरिया में एग्जिस्ट करता था, ऐसी एक सिविलाइजेशन जो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समाहित करती थी, उसको कहते हैं भारतवर्ष। अब दूसरी बात कि इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, बड़ी डिबेट इसमें होती है। इंडिया का नाम इंडिया कैसे पड़ा, हिंदुस्तान कैसे पड़ा, रहने वालों का नाम हिंदू कैसे पड़ा। तो इसके बारे में भी जो इन दोनों बुक्स के अंदर लिटरेचर अवेलेबल है, उसके आधार पे कुछ इंफॉर्मेशन आप तक हम प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम समझ लें कि जो मेजर रोल प्ले किया है जिस चीज ने भारत के नाम को इंडिया या भारतवर्ष के नाम को इंडिया या हिंदुस्तान देने में, वो है इंडस रिवर या सिंधु नदी। सिंधु नदी या इंडस रिवर तिब्बतन प्लेटो से शुरू होती है दोस्तों, तिब्बतन प्लेटो से शुरू होती है और 3200 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद अरेबियन सी में आके मिल जाती है। इंडस रिवर आज के पाकिस्तान, हमारे यहां से लेह लद्दाख, उसके बाद पाकिस्तान से होते हुए पंजाब सिंध प्रोविंस से होते हुए अरेबियन सी में आके मिल जाती है। यह ऐसा एरिया है जहां बारिश बहुत कम होती है और बारिश बहुत कम होने के कारण जो मेन लाइफलाइन है इस पूरे एरिया की, हजारों सालों से और आज भी, इनफैक्ट अगर आप देखें तो इंडिया पाकिस्तान की इंडस वाटर ट्रीटी 1960 जो साइन हुई, वो इसी चीज को लेकर हुई कि जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी है, इसके पानी का कैसे इक्विटेबल डिवीजन हो, कैसे इसका बंटवारा हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ताकि इंडिया के लोगों को उसका बेनिफिट मिल सके। और इंडस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, ज्योग्राफी में जब हम पढ़ेंगे तो शायद आपको बेहतर समझा पाएंगे, और उसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज इसकी पाकिस्तान में भी हैं। तो दोनों एरियाज को ये आज भी ये रिवर फीड करती है और करीब 3200 किलोमीटर लंबी ये नदी है, तो काफी मेजर एक्सपांस है। अगर आप लेह लद्दाख जाएंगे, 2000 मुझे लगता है फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया 2017 का, तो 15 दिन की लेह लद्दाख ट्रिप की खुद ने, और वर्ल्ड के सबसे बड़े कोल्ड डेजर्ट्स में से लेह लद्दाख आता है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है। बारिश बहुत कम होती है तो वहां पे अगर सिविलाइजेशन को पनपना है, किसी भी सभ्यता को स्टैब्लिश होना है, जमना है, पनपना है, बढ़ना है, तो उसके लिए जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स की जरूरत होगी, सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर, पानी। तो वो सिर्फ ये इकलौता सोर्स है पूरे एरिया में जिसने पूरे, मैं कहूँगा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसमें हमारा लेह लद्दाख का एरिया हो गया, चाहे पाकिस्तान पंजाब सिंध प्रोविंस हो गया, इन सभी को लगातार पानी की सप्लाई की है। और इस पानी के कारण ही वहां पे कल्चर शुरू हो पाया, फ्लरिश हो पाया और पीक पे अपने पहुंच पाया।
तो अगर आप कुछ एंशियंट लिटरेचर की बात कर लें, जिसमें अगर आप देखें कि जो वर्ड है, इंडिया हो, हिंदू हो, हिंदुस्तान हो, ये सभी शब्द ये इंडस जो रिवर है, सिंधु जो नदी है, इससे ही डिराइव्ड दिखाई पड़ते हैं। अगर आप चाइनीज टेक्स्ट उठा लें, एंशियंट चाइनीज टेक्स्ट आप देख लें, तो उस वक्त इस पूरे एरिया को लैंड ऑफ शेंटू कहा गया था। मतलब सिंधु, शेंटू, आप एक राइम वहां पर कहीं ना कहीं देख पाएंगे। अगर आप ग्रीक लिटरेचर उठा के देख लें, तो ग्रीक लिटरेचर्स ने उस वक्त इस पूरे एरिया को, क्योंकि ग्रीक इन्वेजन जब इंडिया में होता था, और अगले चैप्टर्स में हम आपको उसको समझाने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, तो जब ग्रीक्स ने इन्वेड किया इस पूरे एरिया में, जब वो आए और यहाँ पे इस रिवर, मेजर रिवर को जब उन्होंने देखा, एक्सपीरियंस किया, तो इस पार्ट का या इसके बाद वाले पूरे पार्ट का नाम उन्होंने दिया इंडिया, इंडस इंडिया। अगर आप देख लें अरेबियन इंस्क्रिप्शंस या पर्शियन इंस्क्रिप्शंस, इरानियन इंस्क्रिप्शंस, क्योंकि पर्शियंस ने भी उस वक्त आपस में वॉरफेयर बहुत कॉमन चीज थी, चाहे ग्रीक्स हों, टर्क्स हों, या फिर रोमन्स हों, या फिर इरानियंस हों, पर्शियंस हों, सभी ने इंडिया पे इन्वेड करने की कोशिश की। और हमारे भी जो बड़े रूलर्स थे, चाहे वो मौर्यन एम्पायर हों, द ग्रेट अशोका हों, उन्होंने भी काफी दूर तक भारतवर्ष का साम्राज्य उस वक्त स्थापित किया। तो चाहे ट्रेड हो, कॉमर्स हो, वॉर्स हो, कल्चरल एक्सचेंजेस हो, रिलीजन हो, इन सभी का एक्सचेंज लगातार आपस में लंबे समय से बना रहा है। और इस वजह से अगर आप पर्शियन टेक्स्ट उठा के देख लें, इरानियन टेक्स्ट उठा के देख लें, तो पर्शियन टेक्स्ट ने इस पूरे एरिया का नाम हिंदुस्तान लिखा है, दिया है, और कहा है कि जो इस एरिया में रहता है, इस हिंदुस्तान मतलब पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसमें चारों पांचों देश समाहित हैं, आज का इंडिया नहीं, पुराना इंडिया या आज का इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसे कहते हैं, उसमें जो लोग रहते हैं उन सभी को हिंदू कहा गया, उनका नाम हिंदू दिया गया। और यह कहा गया कि ये ऐसा कंट्री है जो कि सबजुडिस या किसके अंडर आता है, आर्केमेनिड किंग डेरियस के अंडर। किंग डेरियस पर्शियन रूलर्स थे, उन्होंने जब अटैक किया और इंडिया के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो पूरे एरिया को हिंदुस्तान कहा गया, जो रहने वाले इनहेबिटेंट्स थे उनको हिंदू कहा गया। तो यहां से नाम निकल कर आया हिंदू, हिंदुस्तान। ग्रीक्स ने इंडस इंडिया, चाइनीज ने लैंड ऑफ शेंटू सिंधु। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एक ज्योग्राफिकल फीचर, इसका मतलब एक भौगोलिक फीचर, जो कि रिवर सिंधु, रिवर इंडस रही हैं, उनके नाम पर ही पूरे भारतवर्ष का नाम अलग अलग लैंग्वेजेस में, और जिसको हम मॉडर्न डे इंडिया कहते हैं या फिर आप हिंदुस्तान कहते हैं, और जो पॉपुलेशन है उसको हिंदू कहते हैं, ऐसा लगता है हिस्टोरियंस के हिसाब से कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन रिवर इंडस से हमेशा से रहा है। अगर आप मेगास्थनीज की बात देख लें, तो मेगास्थनीज जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का कोर्ट विजिट किया 4th सेंचुरी BC में, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, क्योंकि मेगास्थनीज वॉज ए ग्रीक, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इंडिया का जो उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया अपनी राइटिंग्स में, अपने लिटरेचर में, जो कि बहुत ही अच्छे से डॉक्यूमेंटेड है, एक बहुत ऑथेंटिक और अथॉरिटेटिव सोर्स समझा जाता है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझने के लिए। उन्होंने इंडिया का जो रेफरेंस दिया है वो आज के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को समाहित करते हुए दिया है। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले या हिस्ट्री पढ़ते वक्त हमें ये बिल्कुल भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि अगर हम हिंदुस्तान पढ़ रहे हों, इंडिया पढ़ रहे हों, तो वो आज का जो इंडिया रह गया है, जिसमें से नेपाल अलग हो गया है, बांग्लादेश अलग हो गया है, पाकिस्तान अलग हो गया है, उन देशों को हटाने के बाद जो इंडिया बच जाता है वो है नहीं। इंडिया का मतलब है अफगानिस्तान से लेके आपका जो बांग्लादेश है उसका बॉर्डर, नॉर्थ में आप देख सकते हैं, और साउथ तक, इस सभी को इंडिया कहा गया। इस वजह से जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना बड़ा उसका स्प्रेड रहा कि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस से होते हुए, पंजाब से होते हुए, यूपी से होते हुए, इधर सेंट्रल इंडिया से होते हुए, गुजरात से होते हुए लगातार बहुत बड़े एरिया में फैली रही। अगर आप ये बात भी समझ लें कि अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ें साउथ एशिया की, जो कि इन सारी जो मॉडर्न डे बाउंड्रीज हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बन गई या इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बन गई,
साउथ एशियन हिस्ट्री को आप एज ए होल, एज ए सिंगल पीस भी पढ़ सकते हैं इन आर्टिफिशियल बाउंड्रीज को जो कि इंडिपेंडेंस के बाद या पहले क्रिएट की गई हैं। इनको इग्नोर करते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे आप अलग अलग कंट्रीज का कल्चर नहीं, आप एक सिंगल कंट्री जिसको कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे होंगे। तो ये है दोस्तों हमारा भारतवर्ष, यह है इंपॉर्टेंस रिवर इंडस की। ऐसे नाम पड़ा हमारा हिंदुस्तान, ऐसे नाम पड़ा हमारा इंडिया, और ऐसे नाम पड़ा इसमें रहने वाले लोगों का या इनके इनहेबिटेंट्स का नाम हिंदू। अब अगर हम इस चीज को देखें कि क्या शुरुआत से इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल यूनिटी रही, तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट ये अलग अलग एंटिटीज की तरह स्कैटर्ड थे। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पीरियड के दौरान या एम्पायर्स के दौरान, जिसमें खासतौर से अगर आप देख लें तो मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, उसके अलावा ब्रिटिश एम्पायर, ये तीन ऐसे रिजीम्स थे जिनमें जो एम्परर्स थे उस वक्त के, ज्यादातर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे उनका आधिपत्य था या उनका स्टैब्लिशमेंट था, उनका डोमिनेशन था, उनका एम्पायर स्प्रेड था, फैला हुआ था। इन तीन रीजन्स में हम समझ सकते हैं कि वैसे तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट अपने आप में छोटे छोटे एंटिटीज में बटा रहा, बट इन तीन एम्पायर्स के टाइम पर एक बार फिर से मौर्यन एम्पायर, मुगल्स और ब्रिटिश एम्पायर, इन तीनों पीरियड में क्योंकि एक सेंट्रल अथॉरिटी थी और उस सेंट्रल अथॉरिटी से पावर डिराइव होती थी। अगर आप दिल्ली मान लें उसकी अथॉरिटी, या वेस्ट बंगाल मान लें, यूपी मान लें, यहां से पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो अथॉरिटी एक्सरसाइज की जाती थी। और जिसके कारण मैं कहूंगा कि नेशन का कॉन्सेप्ट या पॉलिटिकल यूनिटी का कॉन्सेप्ट या सेम एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स का कॉन्सेप्ट, समान नियम लागू हों पूरे एम्पायर में, पूरे देश में या ज्यादातर पार्ट्स में, वो इन तीन रिजीम्स के अंडर ही कहा जा सकता है। अगर आप इन तीन रिजीम्स को छोड़ दें तो आप पाएंगे कि राजस्थान में अलग अपनी रिजीम है, अपने अलग रूल्स हो सकते हैं। आप पंजाब में अलग रिजीम होगी, अलग रूल्स हो सकते हैं। यूपी में अलग रिजीम, अलग रूल्स, सेंट्रल इंडिया में अलग रिजीम, अलग रूल्स, आज का बांग्लादेश है अलग रिजीम, अलग रूल्स, वेस्ट बंगाल में अलग रिजीम, अलग रूल्स। लेकिन इन तीन पीरियड के अंदर क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी बहुत पावरफुल थी और पूरे सब कॉन्टिनेंट में ज्यादातर एरिया इनके अंडर था, तो उस वक्त कहा जा सकता है कि नेशन का कॉन्सेप्ट या नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट किसी ना किसी शेप और फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहा होगा। इसी के साथ दोस्तों, ये जो हमारा पहला लेक्चर है जो कि एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया या कि भारत के प्राचीन इतिहास पे आधारित है, बेस्ड है, आपको पसंद आया होगा। और हमें उम्मीद है कि इस लेक्चर के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, साथ ही साथ जब आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाएंगे तो वहां से आप इसकी पूरी प्रेजेंटेशन पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर पाएंगे। इसके साथ दोस्तों जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, सेकंड लेक्चर एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा होगा ज्योग्राफिकल सेटिंग्स पे। इसका मतलब कि जो हमारा देश इंडिया है, भारतवर्ष है, उस वक्त और इनफैक्ट मैं कहूँगा आज के दिन भी ऐसी कौन कौन सी ज्योग्राफिकल सेटिंग्स हैं या भौगोलिक परिस्थितियां हैं जिनका प्रभाव पड़ा, जिनका असर पड़ा, इन्फ्लुएंस रहा हमारी एंशिएंट हिस्ट्री पे, उसके बारे में हम आपको लेक्चर 2 में बताएंगे। और जो लेक्चर 3 होगा हमारा, लेक्चर 3 हमारा होगा कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री को किस किस स्कूल ऑफ थॉट ने किस किस तरीके से लिखा, इंटरप्रेट किया, कौन कौन से इनिशियल इनिशिएटिव थे हिस्ट्री को लिखने को लेकर। और उसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हिस्ट्री को क्रिएट करने के लिए, लिखने के लिए अलग अलग सोर्सेस कौन कौन से रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉइन्स एक बड़ा सोर्स रहे हैं हिस्ट्री को रिक्रिएट करने के लिए। उसके अलावा जो डिफरेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स रहे हैं या सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन रहे हैं, चाहे वो बुद्धा रिलीजन से रिलेटेड हमारा जो भी अवेलेबल मटेरियल है उससे डिराइव्ड हो, चाहे जैनिज्म लिटरेचर या स्क्रिप्चर्स हो, चाहे उसके बाद हमारा संगम लिटरेचर हो, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो,
उसके अलावा हमारी जो एंशियंट टाइम्स में डिफरेंट एपिक्स हैं, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, वेदास हो, उपनिषद्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इनके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, इवेंट्स, उस वक्त के डिफरेंट फॉरेन ट्रेवलर्स, जिनके अकाउंट के आधार पर कहीं ना कहीं अलग अलग स्टेजेस में एंशियंट हिस्ट्री को क्रिएट करने में अलग अलग हिस्टोरियंस ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। दोस्तों, इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट सेट ऑफ वीडियोस। अंटिल देन, जय हिंद, जय भारत।